दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है ई बायोटोरियम के मंगलवार के इस यूट्यूब और हमारी ग्रुप मीटिंग का। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम पुष्पेश गुप्ता है। हम कानपुर शहर से ही हैं और हम सब लोग मिल करके ई बायोटोरियम के इस बिजनेस में मैं तो लगभग पिछले 3 साल से काम कर रहा हूँ और आप सब लोग भी का मैं स्वागत कर रहा हूँ आज ई बायोटोरियम के इस विनर्स ग्रुप की मीटिंग में। जो 18 तारीख को हम लोग ने प्रोग्राम देखा, उस प्रोग्राम की कुछ जानकारियां, कुछ समरी मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। समरी ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण, और खास बात इसकी क्या है, जब आप इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में हम भी लोग भी कहीं ना कुछ अच्छा करना चाहते हैं और उसके लिए आज एक अच्छा ये मौका है। सबसे पहला आप सबसे एक सवाल है, व्हाट डू यू वांट इन लाइफ? आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं? सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सबकी अपनी अपनी जिंदगी में सबके अपने अपने सपने हैं और सब अपने ही तरीके से ही काम करते हैं। और मेरा मानना है कि अगर हमारी आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी कमी दूर हो सकती है अगर हमें फ्रीडम मिल जाए, फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाए। तो आज मैं जो आपसे बात करूंगा कि फ्रीडम के बारे में, फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में, कि व्हाट विल यू हैव टू डू फॉर फ्रीडम। स्वतंत्रता के लिए आपको क्या करना होगा। हम सब जानते हैं कि आज के समय में हम अपने अपने काम करते हैं, जैसे कोई जॉब पे है, कोई बिजनेस पे है, कोई प्रोफेशनल डिग्री लिए हुए है ना, और अपने समय के हिसाब से अपना अपना काम भी करते जा रहे हैं और उसके हिसाब से ही हमारी जिंदगी चलती है। मगर अगर जिंदगी में बड़ा परिवर्तन लाना है, हमें अपने आप को बदलना पड़ता है और फ्रीडम अगर पानी है तो कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। और जब चेंज की बात आती है तो हमारे सबके मन में सवाल आता है कि क्या बदलना होगा। मगर आज जो हम लोग बात करेंगे वो चेंज की बात नहीं करने वाले। आज हम लोग परिवर्तन या रूपांतरण में से एक को हम लोग समझेंगे कि चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन में क्या फर्क है, क्यों चेंज जरूरी है कि क्यों रूपांतरण जरूरी है। बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते भी हैं, तो कोई बात नहीं, उनको रिपीट हो जाने वाला है। चेंज का मतलब क्या होता है और ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है, वो आज हम समझने वाले हैं। चेंज वर्सेस ट्रांसफॉर्मेशन यानी परिवर्तन बनाम रूपांतरण। परिवर्तन बनाम रूपांतरण का एक गहरी विषय वस्तु है जिसे सही तरीके से समझना जरूरी है। परिवर्तन यानी चेंज, बाहरी या इस सतही स्तर पर बदलाव, इसी को बोलते हैं परिवर्तन। ये अक्सर अस्थायी होता है और परिस्थितियों के अनुसार बदल सकता है। उदाहरण, एक व्यक्ति नया कौशल सीखता है लेकिन उसकी सोच वही रहती है। चेंज का मतलब एक और भी बात भी है कि चेंज, मान लीजिए हम कभी किसी चीज के लिए अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने सोचा कि चलो आज सुबह, कल से सुबह रोज 5 बजे उठेंगे, मगर इस सोच को कुछ दिन तो कायम रखा गया जाता है, बाद में फिर वो बदल जाती है। ऐसे बहुत सारे फैसले जो होते हैं हम लोग चेंज करते हैं अपने अंदर, मगर वो बदलते रहते हैं। मगर ट्रांसफॉर्म क्या होता है? रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्म या एक आंतरिक स्तर पर बदलाव होता है, वो स्थायी होता है। और इसकी अच्छी बात क्या है कि ये एक बार बदल जाता है तो फिर ये जीवन शैली को भी बदल देता है। कोई व्यक्ति नया कौशल सीखता है, अपना दृष्टिकोण को बदलता है, जिससे उसका जीवन बदल जाता है। अभी आपको मेरी बातें पूरी समझ में आएंगी, क्योंकि असल में होता क्या है कि जब हमने किसी चीज के बारे में जानना शुरू किया तो बहुत सारी चीजें हमारे सामने समझ में आने लगती है, दिखने लगती है। यहाँ पे आपको एक चित्र दिख रहा है कि कैसे एक काकून से ट्रांसफॉर्म हो करके एक बटरफ्लाई बन गई। काकून से बटरफ्लाई तो बन गई, मगर क्या वो बटरफ्लाई दोबारा काकून बन सकती है क्या? यानी उसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया तभी वो बटरफ्लाई बन पाई। हम सब, आप सब जानते हैं कि एक लेडी होती है, जब वो मन बनाती है कि हमें प्रेग्नेंट होना है, हमें बच्चा होना चाहिए, तो वो भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म करती है। मगर महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद अगर उसको पेन होने लगे और तकलीफ जो होती है, उसके बाद अगर वो उसका मन छूट जाए, मन टूट जाए और वो वापस भी लेडी बन सकती है। मगर एक बार बच्चा होने के बाद 9 महीने का अगर ट्रांसफॉर्म कर लिया, उसने 9 महीने का समय बिता लिया, तो फिर वो मां बन जाती। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है हमारे शरीर के लिए भी आंतरिक और बाहरी बदलाव में ये काम करता है।
और जानते हैं इसके बारे में कि अगर हमें ट्रांसफॉर्मेशन पे जाना है तो हमें क्या करना होगा। अगर हमें ट्रांसफॉर्मेशन पे जाना है तो सबसे पहले तो हमें टू बी प्रोफेशनल होना पड़ेगा। प्रोफेशनल का मतलब आप सब समझते हैं। जैसे आपने देखा होगा, एक व्यक्ति गली में क्रिकेट खेल रहा है और एक व्यक्ति जो है वो विराट कोहली प्रोफेशनल होकर के क्रिकेट खेल रहा है। बताइए किसको ज्यादा पैसा आएगा? गली में खेलने वाले का आएगा कि जो प्रोफेशनल है, जो क्रिकेट खेल रहा है, उसको पैसा ज्यादा आएगा। एक व्यक्ति घर में शतरंज खेल रहा है और एक व्यक्ति प्रोफेशनल शतरंज खेल रहा है, किसको पैसा आएगा? एक व्यक्ति घर में तबला बजा रहा है और जाकिर हुसैन साहब प्रोफेशनल होकर के तबला बजा रहे, तो किसको पैसा ज्यादा आएगा? यानी जो प्रोफेशनल है उसको कमाने का अवसर होता है ज्यादा। और प्रोफेशनल की कुछ खूबियां होती हैं, उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि प्रोफेशनल होते कौन है, पेशेवर कौन होते हैं। ए प्रोफेशनल इज ए पर्सन हु गारंटीज एंड प्रोड्यूस रिजल्ट एट विल विदाउट बीइंग फॉलोड अप। एक पेशेवर यानी एक प्रोफेशनल वो व्यक्ति है जो बिना किसी दबाव के अपनी इच्छा अनुसार परिणाम की गारंटी देता है और परिणाम भी देता है। पेशेवर के क्या गुण होने चाहिए उसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले तो पेशेवर का एक वेल ड्रेसअप होना चाहिए, क्योंकि हमने सब लोग देखा है डॉक्टर का एक ड्रेसअप होता है ना, एक वकील का भी ड्रेसअप होता है। वैसे ही हम एक पेशेवर बिजनेसमैन है, प्रोफेशनल बिजनेसमैन है, तो हमारा सबसे पहले एक लुक होना चाहिए। दूसरा पेशेवर के गुण क्या है कि उनको जो है ना डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं होती, उनको गाइडेंस देने की जरूरत नहीं है, उनको ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं होती, उनको मॉनिटर करने की जरूरत नहीं होती, वो स्वयं मॉनिटरिंग कर लेते हैं। उनको इंस्पायर करने की जरूरत नहीं है, उनको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है, उनको रिमाइंड करने की जरूरत नहीं होती। यानी वो स्वयं से ही बिना किसी निगरानी के स्वतंत्र रूप से काम करने की क्षमता रखते हैं। और अकाउंटेबिलिटी रहती है, अपने कार्यों और परिणामों की खुद जिम्मेदारी उठाते हैं। उनको स्व प्रेरणा यानी सेल्फ मोटिवेशन होता है, बाहरी प्रोत्साहन के बिना कार्य करने की प्रेरणा होती है। कंसिस्टेंसी यानी स्थिरता रहती है, समय के साथ साथ विश्वसनीय परिणाम प्रदान करते हैं। और डिसिप्लिन रहता है, अनुशासन के साथ में वो काम करते हैं। हमें भी जो है ना पेशेवर के तरीके यानी प्रोफेशनल के तरीके से ही ई-बायोटोरियम करना चाहिए। और जानते हैं प्रोफेशनल के बारे में थोड़ा सा। प्रोफेशनल के कुछ और गुण भी होते हैं, जो कि एक शॉर्ट फॉर्म लिखा है DIKW, उस पर मैं बात करूंगा। वो लोग DIKW के अनुसार काम करते हैं। D का मतलब है यहाँ पे डेटा, I का मतलब है इंफॉर्मेशन, K का मतलब है नॉलेज और W का मतलब है विजडम। यानी डेटा, सूचना, ज्ञान और वृद्धि के पदानुक्रम पर जोर देता है ये DIKW का ये आपका ग्राफ। कैसे काम करता है? हम सब जब ई-बायोटोरियम में आते हैं सबसे पहले डेटा बनाते हैं, यानी एक लिस्ट बनाते हैं। कंपनी से या सिस्टम से हम प्रोडक्ट की जानकारी लेते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं और फिर उसके बाद अपने बुद्धि के अनुसार हम लोग काम करते हैं। मगर एक प्रोफेशनल क्या करता है, वो अपना डेटा बनाता है, जानकारी लेता है और ज्ञान लेता भी है और ज्ञान देता भी है। और जब ज्ञान देता है तो कभी कभी ऐसा मौका होता है वो फेल हो जाता है, मगर वो फेल होने से सीखता है, फिर ज्ञान देता है यानी फिर लोगों को बताता है, फिर फेल होता है, फिर सीखता है और ऐसे ही बार बार फेल होते सीखते सीखते वो अपनी बुद्धि के अनुसार जो है सफल होता है। आगे जानते हैं जो प्रोफेशनल लोग हैं वो 4 E's का भी इस्तेमाल करते हैं। 4 E's का मतलब क्या है? 4 E का मतलब है एजुकेशन, एग्जामिनेशन, एक्सपीरियंस और एथिक्स। हिंदी में समझेंगे तो शिक्षा, परीक्षा, अनुभव और नैतिकता। ये आम जिंदगी पे भी निर्भर करता है। आम जिंदगी में देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग एजुकेशन लेते हैं। जब हम लोग एजुकेशन लेते हैं तो फिर हमारा एग्जाम भी होता है और एग्जाम में कभी हम लोग फेल भी होते हैं, कभी पास भी होते हैं, तो हमारा अनुभव आता है। और अगर हम सही एथिक्स या सही नीति के साथ में हम काम करते हैं या हम एग्जाम देते हैं या हम सीखते हैं या वर्क करते हैं तो उसका रिजल्ट भी मिलता है। तो एजुकेशन ई-बायोटोरियम में समझने के लिए आवश्यक आधारभूत ज्ञान और कौशल प्रदान करता है। एजुकेशन हमें यहाँ पे सबसे पहले लेना है, फिर उसके बाद एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन की बात यहाँ पे क्या है? एग्जामिनेशन के बाद हम जब फील्ड में जाते हैं तो हमारा रोज एग्जाम होता है, हर दिन प्लान दिखाते हैं, हर दिन एग्जाम होता है और हर दिन एग्जाम जब होता है
तो वही DKIW जो हमने पीछे आपको दिखाया, हमारे साथ में यही डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम का खेल होता है। हम लोग सक्सेस होते हैं, फेल भी होते हैं, सक्सेस भी होते हैं, फेल भी होते हैं, और उसी से हम अपने बुद्धि के अनुसार आगे बढ़ते जाते हैं। और उसके बाद हमारा अनुभव, और अनुभव में फिर हम अगर सही एक्सपीरियंस हमारा जब हो जाता है, तो जो हमारा रिजल्ट आज 10 में से 1 निकलता है, 10 में से 2 निकलता है, फिर वही बढ़ जाते हैं, 10 में से 2 निकलने लगते हैं, 10 में से, फिर अगर आगे बढ़ते हैं तो 10 में से 5 भी निकलते हैं, 10 में से 8 भी निकलते हैं, और 10 में से 10 भी निकलने लगते हैं। और उसमें हमारे एक एथिक नीति ही अच्छा काम करती है। और आगे जानते हैं इसके बारे में। एक सक्सेस होने के लिए एक हेक्सागन है, जिसको KASHSC, यानी हम लोग 6 जगहों पे ये जानते हैं। क्या है ये हेक्सागन? हेक्सागन में सबसे पहले आता है नॉलेज, आप सबको सबसे नीचे दिख रहा होगा। नॉलेज के बाद है एटीट्यूड, फिर होता है स्किल, फिर होता है हैबिट, फिर स्ट्रेटजी, और फिर क्रिएटिविटी। और ये इसी राउंड से ही चलता जाता है। हम लोग इसके बारे में एक एक चीज को थोड़ा थोड़ा सा समझते चलेंगे। सबसे पहले हम लोग नॉलेज के बारे में समझते हैं। नॉलेज, हमें किस चीज का नॉलेज लेना है? नॉलेज सबसे पहले क्या है, हमें अपने बारे में नॉलेज लेना है कि हमारे अंदर क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं, क्या कमियां हैं। दुनिया के बारे में भी नॉलेज लेना है। दुनिया में बारे में नॉलेज का मतलब क्या है कि हम जिस फील्ड में हैं, उस फील्ड में पूरी इंडिया में क्या हो रहा है, उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। और क्या, हमें प्रोडक्ट की नॉलेज, मार्केटिंग प्लान की नॉलेज, हमारे प्रतियोगी कौन कौन है, कंपटीशन किससे किससे हमारे चलता है डायरेक्ट सेलिंग। कस्टमर का टेस्ट है, उसका नॉलेज क्या होना चाहिए। कस्टमर हमारा क्या पसंद करता है वो हमें मालूम होना चाहिए। हमारा ग्रुप क्या पसंद करता है वो हमें मालूम होना चाहिए। हमारा अपने व्यवहार, लोगों के व्यवहार के बारे में नॉलेज, और आज का ट्रेंड्स, लोगों का ट्रेंड क्या है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, उसके बारे में रुझान होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। और साथ साथ हाई वैल्यू सेल, उचित मूल्य की बिक्री कैसे हम निकाल पाए, वो उसकी हमें नॉलेज होना चाहिए। प्रोडक्ट के बारे में अगर बात करें तो उत्पाद के मूल्य और विशेषताओं के बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है। मार्केट की अगर बात करें तो बाजार की मांगों और अवसरों को समझना पड़ता है, बाजार में क्या चल रहा है इस समय। कंपटीशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रतिस्पर्धियों की ताकत और कमजोरियों का विश्लेषण भी मालूम होना चाहिए। नॉलेज, हमें विश्व और स्वयं के बारे में मूलभूत समझे का मतलब क्या है कि हमें अपने बारे में मालूम चाहिए कि हमारी कमी क्या है, हम किस कमी की वजह से हम मार्केट में जा रहे हैं और उसको पूरा कर रहे हैं या नहीं पूरा कर पा रहे हैं। कस्टमर इंसाइट यानी ग्राहक अंतर्दृष्टि की बात करें तो ग्राहकों की प्राथमिकताओं और व्यवहार की गहरी समझ होनी चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग इसके बारे में, स्किल के बारे में। स्किल क्या है? स्किल जो हम जानते हैं उसके साथ हम क्या कर सकते हैं और इसका कौशल विकसित करें। What we can do with what we know, हम सब क्या जानते हैं उसके बारे में ही बात करनी है। हमारी जो स्किल है वो किस किस चीज में हमें अपनी स्किल को डेवलप करना चाहिए। हमें सेलिंग स्किल, टीम बिल्डिंग करने के लिए, विक्रय कौशल यानी टीम निर्माण के लिए, बातचीत का कौशल यानी नेगोशिएशन का आपका स्किल होना चाहिए, मैनेजमेंट स्किल, लीडरशिप स्किल, टाइम मैनेजमेंट स्किल, ह्यूमन रिलेशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल यानी संघर्ष प्रबंधन कौशल की स्किल, कंप्यूटर स्किल, एंटरप्रेन्योर स्किल, लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट सेलिंग स्किल, और साथ साथ कॉन्सेप्ट सेलिंग। इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा सा समझ सकते हैं हम कि जब हम लोग बिजनेस में आते हैं तो हम बिक्री, हमारा चूंकि काम ही है, बिक्री और टीम के बारे में दक्षता बढ़ाना चाहिए। प्रभावी सौदेबाजी और समझौते का सुगम बनाता है, यानी अगर हम लोग सही तरीके से नेगोशिएशन करते हैं कस्टमर के साथ में, बातचीत का कौशल अगर हमारा अच्छा होगा तो हमारे पास रिजल्ट ज्यादा मिलते हैं। और साथ साथ क्या है, व्यक्तियों और टीमों को प्रेरित करने का, हमारे पास नेतृत्व करने का कौशल होना चाहिए। सार्वजनिक भाषा बोलने का यानी सार्वजनिक जगह पे बोलने की भी कला होनी चाहिए, और प्रेजेंटेशन स्किल होनी चाहिए। और जानते हैं हम लोग इसके बारे में एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या है? हम जो जानते हैं उसके प्रति हमारा जो रवैया क्या है और कैसा है, इस पर निर्भर करता है हमारा एटीट्यूड।
एटीट्यूड हमारा कैसा होना चाहिए? दृढ़ संकल्प होना चाहिए, समर्पण यानी डेडिकेशन होना चाहिए, सिंसियरिटी होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, कमिटमेंट प्रतिबद्धता, उत्साह और जोश, प्रेरणा और जुनून, साथ साथ महत्वाकांक्षी यानी एम्बिशियस होना चाहिए। अगर हम इस एटीट्यूड के साथ में हम टू बी प्रोफेशनल वर्क करते हैं तो हमें रिजल्ट ज्यादा मिलते हैं। हैबिट के बारे में तो कई बार हम लोगों ने इसका वीडियो भी सुना हुआ है संतोष नायर जी का। इन्होंने बार बार बोला कि हमारी जो आदतें होती हैं वो हम उन्हीं आदतों की वजह से ही है। अगर हमारी अच्छी आदत है हम उसी को बार बार रिपीट करते हैं तो वो आदत हमारी अच्छी हो जाती है, और वो गलत आदतें हैं, बुरी आदतें हैं, वही बार बार रिपीट करते हैं तो आदतें गलत हो जाती है। तो आदतें एक व्यवहार जो लंबे समय तक दोहराया जाता है जब तक कि वो स्वचालित ना हो जाए। यानी जब हम किसी आदत को बार बार रिपीट करते हैं तो वो ऑटोमेटिक हो जाती है, नहीं वो बराबर काम करने लगती है। जैसे सुबह उठना, गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, एक्सरसाइज करना, पढ़ना, टीवी न देखना, प्रॉस्पेक्टिंग की हैबिट, कॉल करने की हैबिट, सेलिंग की हैबिट, वर्किंग हैबिट, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम देने की हैबिट और रिफ्लेक्शन यानी अपने आप को चेक करने की जरूरत है। यानी ये सब चीज जो हैबिट है, एक एक करके जो हम काम करेंगे वही हमारी हैबिट में आएगा, जो हम नहीं करेंगे वो हमारी हैबिट में नहीं आता। और ये सब जो है हमें आगे सफल होने के लिए, सक्सेस होने के लिए बहुत जरूरी है। और आगे देखते हैं स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी मतलब रणनीति। रणनीतियां हम सचेत रूप से क्या बदलने की योजना बनाते हैं। यानी जब हम लोग बिजनेस करते हैं, जब हम लोग काम करने निकलते हैं, तो जब हम लोग कई लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसके बाद हम प्लानिंग करते हैं और रणनीति बनाते हैं। तो वही स्ट्रेटजी के बारे में यहाँ बात करी गई है। एंटरप्रेन्योरशिप की जो स्ट्रेटजी, डेलीगेशन यानी कार्यों को प्रभावी ढंग से वितरित करके टीमों को सशक्त बनाने की स्ट्रेटजी, उच्च मूल्य वाले ग्राहकों को आकर्षित करने और बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करने की स्ट्रेटजी, संगठन के भीतर नेतृत्व कौशल विकसित करने की स्ट्रेटजी, महत्वपूर्ण कार्यों को समय पर पूरा करने सुनिश्चित करने की स्ट्रेटजी, और साथ में क्वालिफिकेशन टाइम से पूरा करने यानी अतिरिक्त पुरस्कार और लाभ के लिए भी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रेटजी का मतलब क्या है कि हम लोग 12 घंटे की क्लोजिंग में हैं और 12 घंटे की भी हम लोग स्ट्रेटजी बनाते हैं। यानी 12 घंटे के पहले हमारी स्ट्रेटजी बनती है और साथ में अपना इंसेंटिव उठाने की भी स्ट्रेटजी बनाते हैं। क्रिएटिविटी की बात करें, क्रिएटिविटी जब हम कैश पूरा इस्तेमाल करते हैं यानी KASHS को जब हम विकसित करते हैं, उसको बनाते हैं, उसको सुधारते हैं, उसमें कुछ नया करते हैं, कुछ भिन्न करते हैं, कुछ बेहतर करते हैं, तो वो जो है हमारी क्रिएटिविटी में आ जाता है, यानी क्रिएटिविटी हो जाती है। क्या नई क्रिएटिविटी? कैश में रचनात्मकता को कैसे परिभाषित किया जाए उसके बारे में सबसे पहले नई रचनाओं में मौलिकता और नवीनता पर जोर दिया जाता है। डिफरेंट की बात करें तो दृष्टिकोण में विशिष्टता और विशिष्टता पर प्रकाश डालता है। बेटर की बात करें तो मौजूदा विचारों के सुधार और संवर्धन पर ध्यान केंद्रित करता है। क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज है जो हमारे कैश यानी, फिर से मैं दोहरा रहा हूं, जब हम कैश पीछे जो मैंने आपको बताया, नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल, हैबिट और स्ट्रेटजी, जब हम ये पांचों काम करते हैं तो हमारी जो है क्रिएटिविटी अपने आप बेहतर होती जाती है। आगे देखते हैं हम लोग 6C के बारे में। जैसे कि हम लोगों ने पीछे देखा कि एक प्रोफेशनल व्यक्ति कैसे अपने आप में ई ऑडिटोरियम में सफल हो सकता है, प्रोफेशनल होकर हो सकता है, तो वैसे ही ये 6C की वजह से ही हमें अपने आप को बड़े लेवल पे बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। और 6C का सबसे पहली स्टेज होती है वो होती है कमिटमेंट, दूसरे नंबर पे करेज, तीसरे नंबर पे क्रिएटिविटी, चौथे नंबर पे कैपेबिलिटी, पांचवें नंबर पे कॉन्फिडेंस और फिर छठे नंबर पे होता है कंटिन्यूटी। कमिटमेंट सबसे पहले होता है। कमिटमेंट हमें अपने आप से कमिटमेंट होता है। हमने जो कमिटमेंट कर लिया उस कमिटमेंट के बाद ही जो है आपका करेज यानी आपका साहस की जरूरत पड़ती है। जब आप साहस कर लेते हैं तो फिर आपके मन विचार में क्रिएटिविटी आती है। जब आप क्रिएटिविटी करते रहते हैं तो आपकी कैपेबिलिटी बढ़ती जाती है
और जब कैपेबिलिटी बढ़ती जाती है तो कॉन्फिडेंस आता जाता है, और जब कॉन्फिडेंस आ जाता है तो आप उसी काम को बार बार रिपीट करते हैं तो कंटिन्यूटी होती है। तो एक एक चीज करके समझेंगे कि कमिटमेंट क्या है, करेज क्या है, क्रिएटिविटी क्या है, कैपेबिलिटी क्या है, कॉन्फिडेंस क्या है और कंटिन्यूटी क्या है। सबसे पहले हम जो चलते हैं कमिटमेंट पे। कमिटमेंट इज द प्रॉमिस यू मेड टू योरसेल्फ टू डू समथिंग द कैपेबिलिटी ऑफ विच यू डोंट हैव एज ऑफ नाउ। यानी कमिटमेंट वो वादा है जो आप स्वयं से करते हैं और ऐसा करने का, कुछ ऐसा करने का जिसकी क्षमता अभी आपके पास में नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलूं मैंने कमिटमेंट कर लिया कि मेरे को 5 लाख रुपए महीने का कमाना है ई-वाइटोरियम से, और मेरे पास अभी इसको, मेरे को दूर दूर तक दिख नहीं रहा कि मैं 5 लाख रुपए अगर कमा पाऊंगा, तो मेरे पास उसकी क्षमता नहीं है, मगर हमने कमिटमेंट कर लिया। और जब हमने कमिटमेंट कर लिया तभी ही हम ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। अगर हमें ट्रांसफॉर्म करना है तो हमें कमिटमेंट करना होगा। अगर हम कमिटमेंट नहीं करते तो फिर हम अपने आप को चेंज कर रहे हैं, फिर हम कभी भी बदल सकते हैं। तो व्यक्तिगत विकास और भविष्य की सफलता के लिए कमिटमेंट का निर्माण कैसे करना है। प्रॉमिस टू सेल्फ, पर्सनल ग्रोथ, फ्यूचर पोटेंशियल आपको मिलेगा कमिटमेंट करने से। आगे देखते हैं कमिटमेंट के बारे में। और कमिटमेंट की में क्या जरूरी है। सबसे पहले आपका जो कमिटमेंट है वो विशिष्ट यानी स्पेसिफिक होना चाहिए, नंबर ड्रिवन होना चाहिए, टाइम बाउंडिंग होना चाहिए, रिटन एंड अनाउंस्ड होना चाहिए और 100% अपने आप में समर्पण करने वाला कमिटमेंट होना चाहिए। इनमें से अगर एक भी कम है तो भी शायद हमारा कमिटमेंट पूरा नहीं होगा। अब जैसे बात करें स्पेसिफिक यानी विशिष्ट की बात करें, यानी जो हमने कमिटमेंट किया, जैसे मान लो हमें 5 लाख रुपए महीने का कमाना है, तो ये क्लियर है कि हमें 5 लाख रुपए कमाना है। ये नंबर ड्रिवन भी है कि हमें हर दिन के हिसाब से क्या कमाना है और महीने का 5 लाख कमाना है। टाइम बाउंड भी हो गया कि हमें 5 लाख रुपए हर महीने का कमाना ही टाइम बाउंडेशन में भी आता है। और रिटन एंड अनाउंस यानी मैं खुद बोल भी रहा हूं और मैंने इसको लिख भी दिया, और 100% कमिटमेंट के साथ में करेंगे। अब जब हमने 5 लाख का कमिटमेंट कर दिया महीने का कमाने का, तो फिर होगा क्या। जब आप कमिटमेंट करते तो क्या होता है, मन में घबराहट होती है, डर भी लगता है, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, भय भी लगता है ना। साथ साथ कठिनाई होती है, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से कठिनाई होती है। और हम जानते हैं कि अगर 5 लाख रुपए हमें महीने का कमाना है तो अधिक समय का निवेश भी करना पड़ेगा। अनसर्टेनिटी भी होती है, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अपने आप में सेल्फ डाउट भी होता है, आत्मसंदेह भी होता है। साथ साथ मन में ये भी बात आती है कि यार मैंने क्यों कमिटमेंट कर लिया, 5 लाख मेरे बस का ही नहीं है। असुविधा और शर्म भी आती है, भयानक एहसास भी होते हैं, हार मान लेना, मन में गिविंग अप का भी आता है कि चलो 5 लाख इस महीने में से अगले महीने में होगा, मगर चूंकि कमिटमेंट किया है तो पूरा करना है। भाग जाना यानी रनिंग आउट और नियंत्रण से बाहर हो जाना, ये सब कुछ होता है जब आप कमिटमेंट करते हैं। मन में निराशा भी कभी कभी आती है, असुरक्षित भी होते हैं और कोई गारंटी भी नहीं। चिंता, क्रोध, निराश और अवसाद यानी डिप्रेशन भी कभी हो सकता है, डिप्रेस भी हो सकते हैं, फ्रस्ट्रेटेड भी हो सकते हैं, एंग्री भी हो सकते हैं अपने आप में, यानी आपको कुछ भी हो सकता है। आपको लगेगा कि आपने कमिटमेंट ऐसा क्यों किया, मगर चूंकि एक बार कमिटमेंट कर लिया तो फिर क्या है। अगर हम कमिटमेंट करने के बाद अगर हम करेज यानी दूसरे सी पे जाते हैं, करेज क्या होता है, जब हम कमिटमेंट को पक्का कर लेते हैं तो हमारे अंदर फिर आता है साहस। साहस आत्मविश्वास की कमी के बावजूद स्थिर रहने का और आगे बढ़ने की तत्परता है। यानी अगर कहते हैं साहस को गले लगाओ, साहस को अपनाने में आप अनिश्चितता के बावजूद आगे बढ़ सकते हैं। यानी अगर आपके अंदर करेज है, साहस है, तो आप अनिश्चित होते हुए भी आगे बढ़ते रहेंगे। व्यक्तिगत विकास और रचनात्मक क्रिएटिविटी को बढ़ावा भी मिलता है। वही भी दूसरा क्या है, डर के बारे पीछे हटना। बहुत सारे लोग हमारे बीच में कमिटमेंट कर भी लेते हैं, पीछे हटने का विकल्प चुनने से अस्थायी सुरक्षा मिल सकती है। यानी आप पीछे हटेंगे तो फिर वही चेंज वाले ऑप्शन में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन में नहीं है। और आगे देखते हैं करेज में क्या है। इफ यू चूज करेज, क्रिएटिविटी विल इमर्ज, इट विल। यानी यदि आप साहस चुनते हैं तो रचनात्मक उभरेगी। आपके माइंड में हाई अलर्ट
होने लगेगा। बार बार आपके मन में आएगा ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, बार बार आपको नए नए काम याद आते रहेंगे, यानी क्रिएटिविटी बढ़ती जाएगी। आप ज्यादा तत्परता की भावना से आप काम कर पाएंगे और प्राथमिकताएं और निर्णय सरल बना लेंगे, यानी आपकी प्रायोरिटी सेट होती जाएगी। और देखते हैं आगे, क्रिएटिविटी। जब हमने कमिटमेंट कर लिया, हमारे अंदर कमिटमेंट पूरा करने के लिए हमने अपने अंदर साहस भर लिया, और फिर अब तीसरा चरण चालू होता है, वो है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्या है? एक बार ऐसा हो गया तो ये हो जाएगा, यानी अगर आपने साहस कर लिया और आप क्रिएटिविटी आपका एक बार हो गया तो फिर आपका वो बार बार होने लगेगा, आपको ऊर्जावान और निडर महसूस कराएगा। ये जीवन भर चल सकता है। आपके आसपास के लोगों के लिए प्रेरणादायी, आकर्षक, शक्तिशाली और संक्रामक वातावरण भी निर्मित होने लगेगा। जब आप क्रिएटिविटी करेंगे या बार बार सोचेंगे उसके विषय में, तो एक हर बार आपको कुछ नया नया आपको महसूस होगा। वे अपने प्रतिबद्धता बनाना शुरू कर, यानी दे स्टार्ट मेकिंग देयर कमिटमेंट, यानी अपने कमिटमेंट को बार बार कमिटमेंट को पूरा करते जाएंगे। और आगे देखते हैं कैपेबिलिटी। जब हम क्रिएटिविटी आपकी होती है तब उसके अंदर आपके अंदर एक और क्षमता बढ़ जाती है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्रेडिबिलिटी, यानी कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी क्या है? क्षमता वो स्थिति है जहां आप किसी विशेष गतिविधि से वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए पूरी तरीके से सुरक्षित और संसाधन संपन्न महसूस करते हैं। यानी कैपेबिलिटी जब आपके अंदर आ जाएगी तो आपके अंदर जो है एक प्रकार से देखेंगे तो आगे कॉन्फिडेंस भी आता जाएगा। पहले आपको सबसे पहले क्या हुआ? कमिटमेंट किया आपने, करेज किया, करेज के बाद जो है आपने क्रिएटिविटी की, फिर कैपेबिलिटी आ गई, आपके अंदर क्षमता आ गई, और जब जैसे ही क्षमता आएगी तो फिर आपके पास अब आ जाएगा कॉन्फिडेंस। क्रिएटिविटी में क्या है? आपको अपनी क्रिएटिविटी बढ़ानी भी पड़ेगी। अभी आप जिस मार्केट जिस फील्ड से आए, आपको यहाँ की फील्ड आपके लिए नहीं हो सकती है, तो भाई आपको इसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। कैपेबिलिटी कैसे बढ़ाएंगे? मार्केट कैपेबिलिटी के प्रोग्राम होते हैं, टेक्निकल कैपेबिलिटी है ना, साथ में सहयोगी क्षमता यानी नेगोशिएशन की, मैनेजिकल यानी प्रबंध करने की, डुप्लीकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन आपकी कैपेबिलिटी, प्रॉस्पेक्टिंग, कॉलिंग, सेलिंग, वर्किंग कैपेबिलिटी, टीम बिल्डिंग मैनेजमेंट कैपेबिलिटी, पीपल मैनेजमेंट कैपेबिलिटी, कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कैपेबिलिटी एंड डेलीगेशन कैपेबिलिटी। ये सारे एक एक करके जो है, जो भी आपके अंदर हमारे अंदर जो भी कमियां हैं या उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए ये अलग अलग तरीके से इस पे हम लोग काम करते हैं। और जब ये कैपेबिलिटी आपके अंदर बढ़ती जाएगी तो आपके रिजल्ट भी बढ़ते जाएंगे। साथ में क्या है, जब आपके अंदर कैपेबिलिटी बढ़ जाती है तो नई क्षमता का मतलब होता है आपकी टीम के बीच में आपके लिए अधिक सम्मान, प्यार, प्रशंसा और सराहना, यानी लोग जो है आपको आदर करने लगते हैं, आपको प्यार करने लगते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं और आपके कंट्रीब्यूशन के लिए, योगदान के लिए आपका आभार भी व्यक्त करते हैं। यानी नई क्षमता का मतलब है आपकी टीम में आपका बड़ा योगदान होना। और उसके बाद आता है आपके पास कॉन्फिडेंस। जब एक बार कॉन्फिडेंस आ जाता है, आत्मविश्वास आ जाता है, तो वो काम ऑटोमेटिक होने लगता है। व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता के लिए आत्मविश्वास का निर्माण। आत्मविश्वास रिश्तों में खुला संचार और दृढ़ता को बढ़ावा देता है, यानी रिलेशनशिप बिल्डिंग होती है। रिस्क टेकिंग यानी आत्मविश्वास व्यक्ति को सोच समझकर जोखिम उठाने के लिए प्रोत्साहित करता है। डिसीजन मेकिंग बना देता है आत्मविश्वास, और लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपको आगे बढ़ने का अवसर भी प्रदान करता है। यानी ये व्यक्ति को दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की शक्ति भी प्रदान करता है। और लास्ट में 6C आपका जो है वो है कंटिन्यूटी, यानी सफलता के लिए निरंतरता का चक्र। जब आप कंटिन्यूटी यानी आपने कमिटमेंट कर लिया, करेज हो गया आपके साथ में, क्रेडिबिलिटी हो गई, कैपेबिलिटी हो गई, फिर उसके बाद जब कैपेबिलिटी के बाद आपने देखा कंटिन्यूटी आपकी शुरू हो गई, यानी एक के बाद एक स्टेप चलते चलते आप जो है स्टेबलाइज होते जाते हैं, यानी स्टेबल होते जाते हैं, प्रमुख चरणों को पहचाने और परिभाषित करें। यानी सफलता के लिए निरंतरता का ये चक्र है। उसके बाद आप कनेक्शन बनाए रखें, लंबी दूरी तक सफलता पाने के लिए सफल प्रयास करते रहें, प्रभावशीलता को प्रयास करें, निर्बाध परिवर्तन को बढ़ावा दें। ये 6C जो है ये हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत ही प्रभावी है
और अगर हम टू द प्रोफेशनल हो करके हम जब इसमें लगातार काम करते हैं तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो उसमें हम और आप भी शामिल हो सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।